हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अर्बन ज्योग्राफी के एक टॉपिक द बेसिक एंड नॉन बेसिक कॉन्सेप्ट, आधारभूत तथा अनाधारभूत संकल्पना के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नगर है या सिटी है ये सर्वाइव कैसे करते हैं। अधिकतर नगर इसलिए जीवित रहते हैं और विस्तार करते जाते हैं क्योंकि उनके भीतर जीविकोपार्जन है, जो अर्निंग है तथा रोजगार को प्राप्त करने की जो संभावनाएं हैं वो बड़ी संख्या में बहुत ही विभिन्न प्रकार की पाई जाती है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलती। यानी कि जो अर्बन एरिया है या जो सिटी है उसमें जो रोजगार की जो संभावनाएं हैं या ऐसे कहें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, जिसकी वजह से वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ज्यादा होती है। और ये सब चीजें जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां देखने को नहीं मिलती है और इसी आर्थिक गतिविधियों के कारण से नगरों का जो विकास है वो तेजी से होता जाता है। इसी बात को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नगर विशेष रूप से अपने आर्थिक आधार पर ही निर्भर करते हैं। अगर ये आर्थिक आधार नगरों से निकाल दिया जाए तो नगरों का जो अस्तित्व है वो लगभग शून्य हो जाएगा। हाल के वर्षों में नगरीय भूगोल का एक मुख्य विषय क्षेत्र केवल इस आर्थिक आधार को मापने तथा उसकी व्याख्या करने से ही संबंधित रहा। यानी कि बीते कुछ वर्षों में जो भूगोलवेत्ता है या जो अर्थशास्त्री है उनका जो अध्ययन का जो मुख्य विषय है वो नगरों के आर्थिक आधार को मापने तथा उनके अध्ययन करने से संबंधित ही रहा है। नगरों के आर्थिक आधार को मापने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग जो है वो किया गया। कभी कभी ये आर्थिक आधार व्यक्तिगत रूप से मापा गया और कई बार इसको एक नगर का दूसरे नगर के साथ ध्यान में रखते हुए अध्ययन भी किया जाता है। यानी कि इस आर्थिक आधार को व्यक्तिगत रूप में भी देखा जाता है और उस नगर में किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, चल रही हैं, उसको भी देखा जाता है। और साथ में एक नगर का दूसरे नगर के साथ में किस तरह का संबंध जो है आर्थिक रूप से पाया जाता है, इसका भी जो अध्ययन जो है वो इसके अंतर्गत करके उसको मापा जाता है। प्रत्येक विधि में कुछ लाभ और कुछ कमियां जो है वो पाई जाती हैं। कि कोई भी विधि से हम आर्थिक आधार को मापें तो उसमें जो है कुछ कमियां और कुछ लाभ जो है वो देखने को मिलेंगे। कोई भी विधि जब हम अध्ययन के लिए चुनते हैं तो उससे पहले हमें कुछ मौलिक शर्तों को ध्यान में रखना पड़ता है। कि आर्थिक आधार को मापने के लिए या दूसरी तरह के अध्ययन को करने के लिए किसी भी विधि का हम उपयोग करते हैं तो उस विधि की कुछ जो मौलिक कंडीशंस जो होती है उनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये है कि नगर केवल उसी समय जीवित रह सकते हैं जब उनके भीतर कुछ विशेष कार्यकलाप जैसे उद्योग धंधे तथा वाणिज्यिक गतिविधियां चलाए जाते हों और जिनके द्वारा निर्मित किया हुआ सामान या जो गुड्स है, माल है तथा सेवाएं नगर के निवासियों के अतिरिक्त नगर के चारों ओर फैले हुए प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या के लिए उत्पन्न किया जाता है। यानी कि नगर का जो मुख्य आधार है वो तभी तक सरवाइव कर सकता है जब उस नगर में बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां, उद्योग धंधे हैं, वाणिज्य है, अलग तरह के बिजनेस है, ये सब संचालित हो और साथ में वहां पर जो माल तैयार किया जाता है और जो सेवाएं नगर के निवासियों को मिलती है उसके अलावा नगर के चारों ओर फैले हुए प्रदेश की जो जनसंख्या है उसके लिए भी ये सब सेवाएं और जो गुड्स है ये उपलब्ध होती है। तभी जो है नगर का जो आर्थिक ढांचा है वो सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है। इसलिए नगर एक केंद्रीय रूप धारण कर लेते हैं जो उनको आर्थिक और भौतिक दृष्टि से उसके चारों ओर फैले हुए बाहर के प्रदेश से बिल्कुल अलग कर देता है या अलग दिखाई देता है। यानी कि
इन सेवाओं के लिए, इस तरह की औद्योगिक गतिविधियों के लिए जो नगर है वो अपने आप में एक केंद्रीय रूप धारण कर लेता है और आर्थिक और भौतिक दृष्टि से वो अपने चारों ओर जो फैला हुआ प्रदेश है उससे वो डिफरेंट जो है वो दिखलाई पड़ता है। नगर के भीतर रहने वाले व्यक्तियों के उपयोग के लिए सामान और सेवाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त नगर की सीमा के बाहर निवास करने वाली जनसंख्या को ये विभिन्न सेवाएं तथा सामान किस सीमा तक या कितनी मात्रा में प्रदान किया जाता है उसको निर्धारित करना नगरीय आर्थिक आधार के अध्ययन का एक मुख्य विषय है। यानी कि नगर में जो भी गुड्स या सामान जो है उत्पादित किया जाता है या जो सेवाएं जो है वो नगर के निवासियों को तो मिलती है, लेकिन नगर के निवास से बाहर का जो क्षेत्र है, आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र है या आसपास के जो छोटे कस्बे हैं, उनको भी ये जो सेवाएं और गुड्स की सीमा तक उनको उपलब्ध कराती है और यही नगर का जो आर्थिक आधार है उसका मुख्य विषय होता है। भूगोलवेत्ताओं ने नगरों के आर्थिक आधार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित अप्रोच जो है उसका उपयोग किया है। सबसे पहली है बेसिक नॉन बेसिक अप्रोच, सेकंड नंबर है इनपुट आउटपुट अप्रोच और थर्ड नंबर है मिनिमम और एवरेज रिक्वायरमेंट अप्रोच। और हम डिस्कस करेंगे बेसिक एंड नॉन बेसिक अप्रोच के बारे में। तो अब हम चर्चा करते हैं आधारभूत तथा अनाधारभूत संकल्पना के बारे में। चूंकि ये जो संकल्पना है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है अर्बन की इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, इसलिए इसकी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। क्षेत्रीय संबंधों पर आधारित ये जो संकल्पना है ये क्षेत्रीय संबंधों पर आधारित है और ये स्वीकार करती है कि नगर अन्य दूसरे स्थानों की मांगों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कारण ही विकसित होते हैं। यानी कि ये जो संकल्पना है इसमें ये माना जाता है कि जो नगर है दूसरे जो स्थान है, आसपास का क्षेत्र हो सकता है, छोटा या बड़ा कस्बा हो सकता है, उनकी मांग और आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण से ही नगर विकसित होते हैं। विकसित होने का यहाँ तात्पर्य है कि उनका आर्थिक जो विकास है वो इसी कारण से संभव हो पाता है। और इसी बात को मार्क जेफरसन ने इस प्रकार से कहा है, सिटीज डू नॉट ग्रो अप ऑफ देमसेल्फ, कंट्रीसाइड सेट अप देम टू डू टास्क दैट मस्ट बी परफॉर्म इन सेंट्रल प्लेसेस। अर्थात नगर स्वयं उत्पन्न नहीं होते हैं परंतु ग्रामीण क्षेत्र उनको जन्म देते हैं ताकि उनके भीतर वे कार्य किए जा सकें जो साधारणतः केंद्रीय स्थानों में ही किए जाते हैं। कि नगर जो है उनको जन्म देने वाले या उनको विकसित करने वाले या उनको जो पनपाने वाले जो क्षेत्र होता है वो ग्रामीण क्षेत्र ही होता है। कोई भी नगर अपने आप में ही जीवित नहीं रह सकता, वो अन्य दूसरे क्षेत्रों की सेवा करता है और ये क्षेत्र कई बार नगर का मार्केट रीजन जो है वो बन जाता है। यानी कि नगर जो है अपने आप जो है वो सरवाइव या जीवित रहने से तात्पर्य सरवाइव जो है वो नहीं कर सकता है, वो दूसरे क्षेत्रों की सेवा करता है और कई बार जो ये नगर है ये मार्केट रीजन जो है ये भी बन जाता है। इन सेवाओं के बदले मार्केट रीजन भी नगर को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। कि इन सेवाओं के बदले जो मार्केट रीजन बन गया है वो भी नगर को कई प्रकार की जो सेवाएं हैं सर्विसेज जो है वो प्रदान करता है। नगर और उसके चारों ओर फैले हुए प्रदेश के बीच एक प्रकार का सह संबंध पाया जाता है। कि नगर और उसके चारों ओर फैला हुआ जो प्रदेश है, यहाँ प्रदेश से तात्पर्य है उसके आसपास का चारों ओर फैला ग्रामीण क्षेत्र, तो उनके बीच में एक आपस में सह संबंध को रिलेशन जो है वो पाया जाता है जो विशेष रूप से स्थानिक संबंध होता है और इसलिए इसके अध्ययन में भूगोलवेत्ताओं की विशेष रुचि पाई जाती है। यानी कि ये जो संबंध है ये एक प्रकार का स्थानिक संबंध होता है और जो ज्योग्राफर्स है वो इसमें विशेष रूप से अध्ययन या इसका शोध करने में ज्यादा रुचि रखते हैं। नगरीय भूगोल के अध्ययन का एक पक्ष ये भी है
कि वो उन बंधनों का विश्लेषण करें जो नगर को उसके चारों ओर फैले प्रदेश से बांधती है। कि जो नगरीय भूगोल वेत्ता है उसके अध्ययन का एक पहलू यह भी है कि वो उन एलिमेंट्स का, बंधनों का भी अध्ययन करे जो नगर को उसके चारों ओर फैले प्रदेश से बांध के रखता है। यानी कि ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां हैं, कौन कौन से आर्थिक कार्य है, कौन कौन से ऐसे आधार है जिसकी वजह से नगर और उसके चारों ओर के फैले जो है प्रदेश में एक सह संबंध जो है वो पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से आर्थिक कारक, यानी कि इन सब में से जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो आर्थिक कारक है, जो नगर को उसके चारों ओर फैले प्रदेश से बांधे रहता है। यानी कि आर्थिक कारक ही ऐसा कारक है जो नगर को उसके आसपास के क्षेत्र से जो है वो जोड़े रहता है, बांधे रहता है। क्योंकि नगर वासियों का आर्थिक जीवन प्रदेश के आर्थिक जीवन के साथ बहुत जटिलता से जुड़ा रहता है। कि जो नगर के लोगों का जो आर्थिक आधार, आर्थिक जीवन है, वो आसपास का जो क्षेत्र है उसके आर्थिक जीवन से बहुत ही जटिलता से जुड़ा रहता है। क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो नगरों में ही सर्विसेज और गुड्स के लिए आते हैं और इस प्रकार से आर्थिक जो गतिविधि है नगरों की उसको मजबूती जो है वो प्रधान मजबूती उसको मिलती है। और इसी में जो है दो तत्वों का अध्ययन जो है वो किया गया है। पहला है नगर के भीतर किए जाने वाले आर्थिक कार्यकलापों को पनपाने वाला तत्व अस्थानीय मांगे हैं। कि जो नगर के भीतर किए जाने वाले आर्थिक कार्यकलाप है उनको पनपाने वाला जो तत्व है, एलिमेंट है, वो अस्थानीय यानी कि नॉन बेसिक जो है वो डिमांड्स है। दूसरे अतिरिक्त कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो स्थानीय लोगों की मांगों की ही पूर्ति करते हैं। कि दूसरे कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो स्थानीय लोगों की जो डिमांड्स है उसकी वो पूर्ति करते हैं। तो ऊपर बताए हुए दो प्रकार के कार्यों में से पहले प्रकार के आर्थिक कार्यकलाप नगर की अर्थव्यवस्था का जो है वो आधार होता है। कि जो पहला कार्य है वो नगर की अर्थव्यवस्था का जो है मुख्य आधार होता है, बेस होता है। क्योंकि इन कार्यों के द्वारा ही नगर के भीतर अन्य दूसरे क्षेत्रों से लाकर धन एकत्रित किया जाता है और इसलिए ऐसे कार्यों को आधारभूत कार्य जो है वो कहा जाता है। क्योंकि इन कार्यों की वजह से जो है लोग वहां पर आते हैं और अपना जो धन है, अपना जो पैसा है वो उसमें खर्च करते हैं और उसकी वजह से नगरों में जो है वो आर्थिक गतिविधि ज्यादा संचालित होती है, इकोनॉमी में फ्लो ज्यादा होता है। इसकी वजह से जो ये आधारभूत जो है इनको कार्य कहा जाता है। इसके विपरीत दूसरा वर्ग ऐसा है जो केवल स्थानीय मांगों की ही पूर्ति करता है और इसलिए वो धन जो नगर के भीतर एकत्रित किया गया था इन मांगों की पूर्ति में कर लिया जाता है और इसलिए इन कार्यों को हम नॉन बेसिक जो है वो कहते हैं। कि जो स्थानीय लोगों की मांग की ही पूर्ति कर रहे हैं उनको मुख्य रूप से जो है वो नॉन बेसिक जो क्रियाकलाप जो है वो कहा जाता है। बेसिक कार्यकलाप वे कार्यकलाप हैं जो नगरीय समुदाय में बाहर से लाकर क्रय शक्ति उत्पन्न करते हैं। यानी कि सिंपल से शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि जो बेसिक कार्यकलाप है उनको कहा जाता है जो नगरों में बाहर से जो लाकर क्रय शक्ति जो है वो उसकी उत्पन्न करते हैं। कि लोग बाहर से आते हैं और वहां पर जो है वो पैसा खर्च करते हैं जिससे नगर वासियों की जो क्रय शक्ति है वो भी बढ़ती है। इसमें सीडी हैरिस और उलमैन ने बताया कि द सपोर्ट ऑफ ए सिटी डिपेंड्स ऑन द सर्विसेज इट परफॉर्म्स नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर ए ट्रिब्यूटरी एरिया। अर्थात किसी भी नगर को पनपाने वाले तत्व वो सेवाएं हैं जो नगर केवल अपने लिए नहीं करता परंतु उसका जो सहायक क्षेत्र है, उसका जो ट्रिब्यूटरी एरिया आसपास का जो क्षेत्र है के लिए भी करता हो। अभी हम पुनः देखते हैं कि बेसिक फंक्शन और नॉन बेसिक फंक्शन में कौन कौन से जो कार्य जो है वो कार्यकलाप शामिल किए जाते हैं।
तो जो बेसिक फंक्शन है यानी कि जो आधारभूत कार्यों द्वारा नगर को आर्थिक आधार जो है वो प्राप्त होता है, यानी कि जो आधारभूत कार्य है उसके द्वारा ही नगरों का जो आर्थिक आधार है, आर्थिक पहलू है वो मजबूत होता है, क्योंकि ये नगर के मुख्य कार्यकलाप होते हैं। इसके अंतर्गत निर्माण उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, प्रशासनिक कार्य, शिक्षा, चिकित्सा आदि शामिल किए जाते हैं। ये आधारभूत कार्य नगर अपने आसपास के क्षेत्र को भी प्रदान करता है, यानी कि जो बेसिक फंक्शन है जिससे नगरों का जो आर्थिक विकास तेजी से होता है या नगरों का जो जीवन है वो संचालित होता है, उसमें मुख्य रूप से निर्माण उद्योग है, व्यापार है, वाणिज्य है, प्रशासनिक कार्य है, चिकित्सा क्षेत्र है, शिक्षा क्षेत्र, ये सब शामिल किए जाते हैं। और ये आधारभूत कार्य नगर अपने निवासियों को ही नहीं बल्कि अपने आसपास के क्षेत्रों को भी प्रदान करता है। और दूसरा नॉन बेसिक फंक्शन जो है, जिसको अनाधारभूत कार्य आमतौर पर नगर वासियों के लिए होते हैं, यानी कि ये जो कार्य है नॉन बेसिक फंक्शन ये केवल नगर वासियों के लिए ही मुख्य रूप से होते हैं। और इसमें मुख्य रूप से नगर पालिका से संबंधित जो प्रशासनिक कार्य है, टेलर शॉप है, हेयर कटिंग शॉप है, ड्राई क्लीन शॉप है, टी स्टॉल है, जूस सेंटर है, खुदरा किराना स्टोर है, ये सब इसके अंतर्गत शामिल जो है वो किया गया है। क्योंकि ये जो सेवा इस प्रकार की है, इसमें आमतौर पे ज्यादातर जो लोग जो है वो स्थानीय होते हैं, बाहर के जो लोग हैं वो इसमें उनका जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें कम होता है। इसी कारण से इसको नॉन बेसिक फंक्शन जो है वो कहा गया है। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक एंड नॉन बेसिक कॉन्सेप्ट, कि बेसिक और नॉन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसकी शुरुआत जो है वो कब से हुई। नगरीय आर्थिक आधार की संकल्पना सबसे पहले 1920 के शुरू में फ्रेडरिक ओल्मस्टीड द्वारा शुरू की गई, जिन्होंने प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन को दो भागों में विभाजित जो है वो किया। यानी कि 1920 में ओल्मस्टीड ने इसको शुरू किया था और उन्होंने जो प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन यानी कि ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें कुछ न कुछ उत्पादन जो है वो हो रहा हो, उसको उन्होंने दो भागों में विभाजित किया। पहला प्राइमरी, जिसके अंतर्गत व्यापार और निर्माण उद्योग जो केवल नगर के भीतर रहने वाले व्यक्तियों के लिए वे सामान निर्मित करने के अतिरिक्त नगर के बाहर फैले हुए प्रदेश के निवासियों के लिए भी व्यापार तथा निर्माण करते हैं। कि प्राथमिक में या प्राइमरी में उन कार्यों को शामिल किया गया जिसके अंतर्गत व्यापार और निर्माण उद्योग जो है उससे संबंधित जो गतिविधियां हैं वो केवल नगर के निवासियों के लिए ही नहीं होती है बल्कि नगर के बाहर फैले हुए प्रदेश के निवासियों के लिए भी वो होती है। और दूसरे वर्ग को हम गौण कह सकते हैं, और इस वर्ग के लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में लगे हुए व्यक्तियों को सेवाएं तथा अन्य दूसरी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार आरएम हैग और आरसी मैकेरा ने ऊपर बताए हुए कथन से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि प्राथमिक तथा गौण कार्यों के बीच अंतर ज्ञात किया जाना चाहिए तथा नगर नियोजन का प्लान बनाते समय प्राथमिक कार्यकलापों को प्राथमिकता जो है वो दी जानी चाहिए। यानी कि इन्होंने कहा कि इस बात पे बल दिया जाना चाहिए कि प्राथमिक तथा गौण कार्यों के बीच अंतर जो है वो कितना है उसको जानना चाहिए तथा जो नगरों की जो प्लानिंग करते हैं उसको बनाते समय जो प्राथमिक क्रियाकलाप है उसको प्राथमिकता जो है वो दी जानी चाहिए। इसी वर्ष में एम ओरिशो ने लिखा कि ये बात भली प्रकार जानते हैं कि नगरों और कस्बों के भीतर विकास करने की बहुत प्रबल शक्ति जो है वो पाई जाती है। शायद ये शक्ति नगर निवासियों के भीतर प्राथमिक व्यवसायों और गौण व्यवसायों के बीच संबंध पाए जाने से उत्पन्न होती है। यानी कि उन्होंने भी इस बात पर बल दिया कि नगर निवासियों के जो भीतर है वो प्राथमिक व्यवसाय और गौण व्यवसाय के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उनसे ये शक्ति जो है ये उत्पन्न होती है।
यहाँ दो विचारधारा मिलती हैं जिनकी वजह से बेसिक और नॉन बेसिक संकल्पना को लागू करने का जो प्रयत्न जो है वो किया जाना आवश्यक है। पहला है इसमें प्लानिंग एंड प्रमोशन में बेसिक कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यानी कि नगर की किसी भी तरह की हम प्लानिंग करते हैं, उसमें उसका विकास करते हैं, तो जो बेसिक कार्य हैं उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि बेसिक कार्यों की वजह से ही नगरों का जो आर्थिक आधार है मजबूत होगा और नगरों का जो आर्थिक विकास है वो तेजी से होगा। और इसी में प्रिडिक्शन में सहायता देने की जो प्रिडिक्शन करते हैं उसमें भी ये सहायता देता है, और नगरों को बेसिक रोजगार के आधार पर मल्टीप्लायर के द्वारा कुल भविष्य की जनसंख्या को ज्ञात करने, यानी कि जो नगरों को जो बेसिक रोजगार का जो आधार है वो मल्टीप्लायर के द्वारा जो भविष्य की जनसंख्या है उसको भी ज्ञात जो है वो करना चाहिए। इसी बात को उन्होंने कहा मल्टीप्लाइज इन द रेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू बेसिक एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद वाले वर्षों में इस संकल्पना की ओर विभिन्न विषयों ने विशेष ध्यान दिया, यानी कि इसके बाद में इस संकल्पना की ओर जो अलग अलग विषयों के विद्वान थे, जैसे सोशल साइंस के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, ज्योग्राफी के हैं, इन्होंने भी विशेष ध्यान दिया और कुछ शोधकर्ताओं ने इस सिद्धांत को और सूक्ष्म करने का प्रयास जो है वो किया। अन्य दूसरे शोधकर्ताओं ने इसमें नई संकल्पनाओं को भी जोड़ने का, नए तथ्यों को जोड़ने का भी प्रयास किया। सबसे पहले भूगोलवेत्ता जिन्होंने इस संकल्पना को अपने शोध कार्य में किसी एक नगर पर लागू करने का प्रयत्न किया वो रिचर्ड हार्टसॉन थे, जिन्होंने 1932 में ज्योग्राफिकल रिव्यू नाम की पत्रिका में एक शोध पत्र प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने मिनियापोलिस और सेंट पॉल का अध्ययन किया। यानी कि जो रिचर्ड हार्टसॉन थे उन्होंने इस संकल्पना को 1932 में जो ज्योग्राफिकल रिव्यू नाम का जर्नल था उसमें एक शोध पत्र प्रकाशित किया, और उसमें उन्होंने मिनियापोलिस सेंट पॉल का जो है वो अध्ययन किया, और उन्होंने कहा कि किसी भी नगर में ये बाह्य कार्यकलाप साफ दिखलाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये कार्य उन कार्यों के द्वारा छिपे रहते हैं जो नगरवासियों की सेवाएं प्रदान करने के लिए ही किए जाते हैं। कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो अपने को दिखलाई नहीं देते हैं और वो केवल नगरवासियों की सेवा प्रदान करने के लिए ही विकसित किए जाते हैं। और इसी के साथ में ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इस टॉपिक को आप और डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी एक बुक का अध्ययन या किसी भी बुक्स का स्टडी जो है वो कर सकते हैं। और आपको इस टॉपिक से संबंधित पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पर ये वेबसाइट है mybooklo.com, यहाँ से पीडीएफ फॉर्मेट में इसके नोट्स जो है वो निःशुल्क और फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।